आदाब नाजरीन, इस्तक़बाल है आप सबका। मैं हाजिर हूँ कुर्बान अली आज का मुद्दा लेकर। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया है। हामिद अंसारी ने कहा है कि मुसलमान शिनाख्त की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक इजहार किया है। हामिद अंसारी ने कहा है कि मुसलमान शिनाख्त की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का सामना करते हैं। उन्होंने मुस्बत तरीके से मुसलमानों की तरक्की की पैरवी की। हामिद अंसारी ने कहा कि उनके मसाइल का सियासी, समाजी और माशी तौर पर हल निकाल कर उन्हें तरक्की के मौक़े मुहैया कराए जाने चाहिए। अंसारी ने यह भी याद दिलाया कि इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 14% है और आज हम बात उनके इसी बयान पर करेंगे कि आखिर क्यों साबिक़ नायब सदर जमहूरिया को अपनी इस तशवीश का इजहार करना पड़ा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बिहार के साबिक़ वज़ीर और सीनियर कांग्रेसी लीडर शकील अंसारी साहब हैं। नीज़ हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सैयद फैसल अली और CSDS में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हिलाल अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट AK वाजपेयी हैं और हमारे साथ BJP की तर्जुमान अनिला सिंह भी जुड़ेंगी। लेकिन आज का मुद्दा शुरू करें उससे पहले आइए देख लेते हैं अब तक की सुर्खियाँ। साबिक़ सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने किया तशवीश का इजहार। कहा, मुसलमान शिनाख्त की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का सामना करते हैं। CBSE में पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री मोदी नाराज, वजीर तालीम से की बात, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की दी हिदायत, आगे से लीक प्रूफ होंगे CBSE एग्जाम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मारे गए 4 दहशतगर्द, सुंदरबनी में हुआ एनकाउंटर, सर्च ऑपरेशन जारी। और अब बात आज के मुद्दे की। मुल्क के मौजूदा हालात के मद्देनज़र हामिद अंसारी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुसलमान शिनाख्त की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का सामना करते हैं। देखते हैं इस बारे में एक ख़ास रिपोर्ट। दिल्ली में फराह नकवी की किताब वर्किंग विद मुस्लिम बियॉन्ड बुरका एंड ट्रिपल तलाक की रस्म इजरा तकरीब को खिताब करते हुए साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा कि मुल्क का मुसलमान पसमानदगी का शिकार है और दीगर मसाइल से परेशान है। उन्होंने कहा कि मुसलमान शिनाख्त की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का सामना करते हैं और तरक्की से महरूम हैं। Muslims are a religious minority like other faith-based minorities in terms of Articles 25, 26, 29 and 30 of the Constitution. Big segments of the Muslim community are basically poor and powerless and do not have access to amenities and opportunities. मुसलमानों की मुस्बत तरीके से तरक्की की वकालत करते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि दूसरे शहरियों की तरह उन्हें भी इस काबिल बनाया जाए जिससे सबका साथ सबका विकास जैसे नारे का सही मतलब साबित हो सके। What was insufficiently recognized until the Sachar report of 2006 is that many amongst them also suffer from multiple development deficits and therefore require empowerment through focused affirmative action to enable them to join others and take their place at the commencement point from which सबका साथ सबका विकास becomes meaningful. साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका गरीब और बेयारो मददगार है। सहूलतों और मौक़ों तक उसकी रसाई यानी पहुंच नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार ऐसे संजीदा मसाइल को हल करे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मुसलमान पसमानदगी, नाख्वानदगी, बीमारी, बेरोजगारी और अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल से जूझ रहा है? अगर ऐसे हालात हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आए हुए भी 1 दहाई से ज्यादा का वक्त गुजर गया। अब तक
कमेटी की सिफारिशात का निफाज क्यों नहीं हुआ? क्यों साबिक नायब सदर जमहूरिया को यह मुद्दा उठाना पड़ा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और आइए अब इस मौजू पर मुबाहिसे की शुरुआत करते हैं। मैं इस मुबाहिसे की शुरुआत करूंगा डॉक्टर हिलाल से। जो हिलाल साहब, आप कल ख़ुद इस प्रोग्राम में मौजूद थे जिसमें एक किताब की रस्म इजरा के मौके पर साबिक नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने इस मौके पर बहुत ही वाज़े अंदाज में कहा कि सच्चर कमेटी का हवाला देते हुए कि मल्टीपल डेवलपमेंट डेफिसिट है और उनके एम्पावरमेंट की जो कोशिशें शुरू की गई थी वो शायद शर्मिंदा ताबीर नहीं हुई। आपकी जो इदारा है CSDS और आप बताते खुद इस मामले पे काफ़ी लिखते पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, क्या सूरत हाल है और क्या हामिद अंसारी साहब का ये बयान दुरुस्त है? बिल्कुल। हामिद साहब ने कोई भी, देखिए हामिद साहब को सिर्फ एक मानना कि वो साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सही नहीं होगा। वो स्कॉलर भी हैं और अगर आप खुद उस प्रोग्राम में मौजूद थे तो आपने देखा कि वो लिख कर लाए थे। इसका मतलब उन्होंने एक डीप स्टडी जो कि फरहान नकवी की किताब खुद है उसको पढ़ा था और पढ़ने के बाद में उसके ऊपर अपना इजहार ख्याल किया था। तो मेरे ख्याल से पहली चीज़ तो यही साबित करती है कि जो बात कही जा रही है वो एविडेंस बेस्ड है। एक बात जो हामिद साहब ने इशारतन कही और मैंने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी कि हम ये मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि मुसलमान कौन है और इसलिए ये फ़र्क क्या है और क्या होना चाहिए में कोई भी घालमेल सा हो जाता है और हम सब बताने शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, ना कि ये जानना कि वाकई में मुसलमानों के हालात या जिनको हम मुसलमान कह रहे हैं वो कौन है, उनके हालात क्या हैं और उन हालातों की वजह क्या है। और इसमें एक चीज़ अगर मैं और जोड़ दूं जिसके ऊपर कि हमने बहुत सारे सर्वे भी किए हैं और वो ये है कि जो सेल्फ परसेप्शन है यानी मुसलमानों का अपने बारे में राय कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, इस पिछड़ेपन की, इस बेरोजगारी की। और इस सच्चर की फौरन बाद हमने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में ये सवाल पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि इस पिछड़ेपन की क्या वजूहात हैं जी। उसमें कई सारे ओपन एंडेड एक सवाल था और एक बहुत बड़ा सैंपल था, पूरे मुल्क में 18 राज्यों में हुआ था। जो जवाब हमें सबसे ज्यादा आया वो ये था, तो कई सारे ऑप्शन से उसमें एक ऑप्शन ये भी था, मतलब ये भी एक ऑप्शन निकल कर आया कि क्या हिंदू इसके लिए जिम्मेदार है, क्या सरकार जिम्मेदार है या खुद मुसलमान जिम्मेदार है जी। तो तकरीबन 70% लोगों का ये मानना था मुसलमानों का कि दरअसल सरकार जिम्मेदार है और सिर्फ 16% का ये मानना था कि मुसलमान खुद जिम्मेदार हैं और आपको बहुत हैरत होगी कि 4% मुसलमानों का ये मानना था कि हिंदू जिम्मेदार है। तो इससे बहुत वाज़े होती है और ये सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तमाम कम्युनिटीज़ ये जानती मानती हैं कि दरअसल अगर सरकार ना चाहे, सरकार के चाहने और ना चाहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और एफर्मेटिव एक्शन की जिस बात को हामिद साहब ने इशारतन कहा है वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं एक बात और वाज़े कर दूँ कि अगर हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की तकनीकी पहचान एक माइनॉरिटी की बात करें तो इसको हमें दो हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला 1992 से पहले और दूसरा 1992 के बाद। 1992 का कोई जिक्र, कोई रिलेशनशिप जो है वो बाबरी में से नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि 1992 में एक ऐसा कानून पास हुआ जिसने पहली बार इस मुल्क में 5 मजहबी ग्रुप्स को रिलीजियस माइनॉरिटी, नेशनल रिलीजियस माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जी। लेकिन ये नेशनल रिलीजियस माइनॉरिटी डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं था कि उनकी मजहबी पहचान को नुमाया करना, बल्कि नेशनल लेवल पर ये बात करना कि जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं क्या वाकई वो उन तक पहुंचे हैं या नहीं। तो इसको ना सिर्फ हमें स्टेट के लेवल पर, जिले के लेवल पर, बल्कि हमें उसको पूरे मुल्क के लेवल पर भी इवेल्युएट करना चाहिए। अब मैं आता हूं प्रोफेसर हिलाल अहमद आपके पास। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकर्दा लीडर और तर्जुमान अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। खैर मकदम है अनिला जी आपका। हम बात कर रहे हैं साबिक सदर जमहूरिया फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब ने कल दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान, एक किताब की रिलीज़ के दौरान मुसलमानों के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें कहीं और उन्होंने कहा कि अभी भी उनका उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उनका विकास नहीं हो पा रहा है जिसकी उम्मीद सच्चर कमेटी ने की थी। आपकी पार्टी सच्चर कमेटी को कबूल करती है और आपकी पार्टी ने हुकूमत बनाने के बाद जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसको भी ख़त्म नहीं किया, उसको कायम रखा और हम रोज़
अखबारों में इश्तहार देखते हैं उस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें ये बताया जाता है कि बड़े पैमाने पर अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की भलाई के लिए काम हो रहा है। लेकिन अभी प्रोफेसर हिलाल बता रहे थे कि ज़मीनी सतह पर हालात ऐसे नहीं हैं। आखिर क्या वजह है कि 4 साल की आपकी हुकूमत के बाद भी कुछ अच्छे नतीजे नहीं निकल पाए? कुर्बान साहब, सबसे पहले तो काफी एक लंबे अरसे के बाद आपके साथ पैनल पर बैठने का मौका मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। और दूसरी बात, आपने बहुत एक अहम बात कही कि 4 साल हो गए हैं इस सरकार को, फिर भी ऐसा क्यों है जब सबका साथ और सबका विकास की हम बात करते हैं और जो हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है अभी वो हमें काफी पीछे दिखाई देती है समाज में, जितना उसको आगे बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से हमें नहीं दिखाई देती है। आपने बहुत अच्छा और वाजिब सवाल ये किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं तो वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरियों का फील्ड हो, किसी भी स्तर पे आप देख लीजिए वो आपको काफी पिछड़े हुए दिखाई देंगे। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र में, मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी थी, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लेकर कि नहीं, एक मेन स्ट्रीम में जो मुस्लिम कौम की चाहे वो युवा हैं और चाहे वो महिलाएं हैं वो जुड़ पाए, बहुत सारी योजनाएं शुरू करी हैं। वो सारी योजनाओं के नाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चाहे वो नई मंजिल है, सीखो और कमाओ, नई रोशनी, उस्ताद, अनेक और आंकड़े भी मेरे सामने रखे हुए हैं कि कितने लोगों को इनसे फायदा हुआ। पर अभी भी, और जैसे कि अभी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी खत्म करने में बहुत मजबूती से सरकार हमारी खड़ी रही, मोदी जी का इनिशिएटिव था कि नहीं, इस मुसीबत से मुस्लिम बहनों को बचाना चाहिए कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। पर हाँ, काफी कुछ सरकार ने किया है, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं इसको नहीं नकार सकती हूँ कि आजाद हुए हमें 70 साल हो गए हैं, और अगर हम उस 70 साल का हिसाब किताब करें तो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है इस देश में, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज एक विशेष पार्टी ने बेहद ज्यादा उठाया है, उसको एक वोट बैंक की तरह। उनको अगर वो मेन स्ट्रीम में लाकर आगे बढ़ाती तो शायद आज हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे। बहुत मुनासिब, बहुत मौजू बात कही आपने, मैं आपकी तारीफ करूंगा। आपने बहुत ही संजीदगी के साथ इस बात को कबूल भी किया और जो कुछ किया जा रहा है उसके बारे में भी तफसीलात हमें बताएं। शकील अंसारी साहब, अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि बीजेपी ने क्या किया या कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन अभी प्रोफेसर हिलाल बता रहे थे कि सच्चर कमेटी, जिसका क्रेडिट आप लोग लेते हैं और वो काफ़ी हद तक सही भी है कि आपकी हुकूमत के दौरान कायम की गई और उसने अपनी सिफारिशात दी और उस पर अमल शुरू हुआ, लेकिन 10 साल की आपकी हुकूमत के दौरान भी वो खातिरख्वाह नताइज नहीं आए जिसकी तवक्को की गई थी। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ब्यूरोक्रेसी है, मुसलमान खुद हैं, या कोई और? कुर्बान भाई, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रखता है इस सिलसिले में कि आज़ादी के बाद लगातार मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, जिसका इशारा आज साबिक नायब सदर जमहूरिया, जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, बड़े लंबे अरसे तक ब्यूरोक्रेसी में उनका हिस्सा रहा है, इसलिए उन्होंने जो बातें कही हैं आज, कहीं ना कहीं इस बात का है, उनका अपना मुशाहिदा है कि इस तरह का वो फील करते हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, और हम सब लोग इस बात को कहते हैं। लेकिन जहां तक आपका सवाल है वो भी सही है कि सिर्फ एक तरह से हम बांध नहीं सकते हैं कि मुसलमानों के इस हालत के लिए जिम्मेदार कोई एक चीज ही है। हम तो सबसे पहले कहते हैं कि मुसलमानों की इस हालत के लिए खुद हम जिम्मेदार हैं सबसे पहले। एक दूसरी बात यह है कि सरकार और माहौल, आजादी के बाद जो हम तस्करा ग्लोरियस पीरियड का करते हैं, तो आप देश की आजादी के बाद एक सबसे अहम मसला खड़ा हुआ कि बंटवारा के बाद लगा कि इस मुल्क के मुसलमान हिस्सा नहीं है, वो खामोखा यहां रह गए हैं। खुद मुसलमानों में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉम्युनल माहौल बने। इसको आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड करने में टाइम लगा, और जब वो टाइम लगा तो एजुकेशन में और नौकरियों के मसले में हम बहुत पिछड़ चुके थे। ठीक, मैं आता हूं आपके पास में, आप बने रहें।
AK वाजपेयी साहब, आपके लीडर रामविलास पासवान साहब इस वक्त मरकजी हुकूमत में शामिल हैं, बिहार की हुकूमत में भी आप लोग शामिल हैं, और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 2006 में रामविलास पासवान साहब की क़यादत में ही एक बड़ा दिल्ली में इंटरनेशनल दलित माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस हुई, बाद में उसका एक और एक्सटेंशन न्यूयॉर्क में हुआ, और इन सारी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के लोग रहे, खुद वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह उस वक्त के थे, वो आए और उनकी आधे से ज़्यादा कैबिनेट उसमें थी, उसमें बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए गए थे। क्या आपको लगता है कि अभी हामिद अंसारी साहब ने जो बात कही है वो बहुत वाजिब है और उतना नहीं किया गया जिस तरह से अनिला जी भी कह रही थी जितना किया जाना चाहिए था? नहीं, ये तो देखो दिख ही रहा है कि मुसलमान कौम के जो लोग हैं वो वाकई थोड़े पिछड़े रह गए हैं, और इसके लिए एक बात आप मान के चलिए कि आप सरकार को पहले नंबर पे दोषी नहीं ठहरा सकते, पहले अपने आप को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि हमारी जमात से लोग निकल के ऐसे नहीं आ पाए जो हमारी आवाज को उठाएं और सरकार से अपने बातें मंगवाएं। इसके लिए एक उदाहरण आपको देता हूं, सिखों का। सिखों की कम्युनिटी भी बहुत बाद में शुरू हुई थी, और मुस्लिम धर्म हमारा बहुत पुराना है, लेकिन सिखों ने कितनी आजादी, इतनी जल्दी तरक्की कर ली। उसका कारण है वो जिंदा कौम थी, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज उठा के सरकार से बातें मनवाई। फिर इसके साथ दूसरी बात ये आती है, जहां तक रामविलास पासवान जी का सवाल है, हम लोगों ने हमेशा दलितों और अकलियतों के लिए लड़ाई लड़ी है, हर कीमत पर लड़ी। याद करो, बिहार में आपको याद है कि हमारे पास 28 MLA आए थे, हमको चीफ मिनिस्टर बनाने की ऑफर आई थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अकलियत का कोई सदस्य बनाइए, हम उसको सपोर्ट करने को तैयार हैं। जिरे पॉलिटिक्स की नहीं है, जिरे ये है कि ये पिछड़ापन क्यों रह गया, इसके लिए सबसे पहले जिम्मेवार है कांग्रेस, जो कि सबसे ज्यादा सत्ता में रही। उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, लेकिन उससे निकला क्या, जरा सी कोई चीज दे दी और उसका प्रचार प्रसार करके वोट ले लिया। मुझे याद है कि पहले कुटीर उद्योग हुआ करते थे और उसमें छोटे छोटे कारीगर काम किया करते थे, वो सारा का सारा तबाह हो गया। कौन जिम्मेवार है? अगर उसको सब्सिडाइज नहीं करोगे, उसको मजदूरी प्रॉपर नहीं दोगे, उसको फैसिलिटीज नहीं दोगे, तो कैसे तरक्की करेगा? इसके साथ एक और बात है, एजुकेशन पॉलिसी सपोज मदरसे के थ्रू चल रही है, लेकिन मदरसे की जो एजुकेशन है वो बाद में कंपीट नहीं कर पाती है जो कंट्री में सिस्टम चल रहा है। तो उसको आवाज उठाते, सरकार पे दबाव बनाते, लीडर तो बहुत हुए मुस्लिम कौम में। ठीक है, आप मुस्लिम लीडरशिप को जिम्मेदार रहे, लेकिन छोटा सा जी कहना चाहता हूँ जी कि यही बात मैं शुरू में कहना चाहता था जी, कि हम मानते हैं कि हम जानते हैं जी, यही सबसे बड़ी परेशानी है जी। हम मदरसा हम जानते हैं तो हम कुछ ना कुछ बोल देंगे। अब ये औरतों के बारे में हम कहते हैं कि भाई रेप क्यों होते हैं, कपड़े कम पहनती हैं, रात को निकलती हैं। तो मुसलमानों के बारे में भी हम ये बहुत आराम से कह सकते हैं कि खुद नहीं बोलते। आऊंगा दोबारा, सिर्फ एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स आपको बता दूं कि सिर्फ 4% मुसलमानों के बच्चे मदरसों में जाते हैं। ठीक है, चलिए इस पर हम आएंगे दोबारा। फैसल अली, आप साबिक वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के बयान के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल जो मुसलमानों की है उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो बात कही है वो सच का आईना दिखाया है। कोई ऐसी बात नहीं जो ढकी छुपी थी। हमेशा हम लोग ये बात करते हैं कि 2006 में जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई तब ये बात यहाँ हुई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उससे पहले भी ये बात वाजे थी, उसको एक तरह से तरतीब दी गई और उसको जिल्दबंद तरीके से सामने रखा गया। आपको याद होगा कुर्बान साहब कि मुस्लिम इंडिया में इस पे सिलसिलेवार बातें आती रही हैं और ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं थी। और अदाद शुमार के हवाले से अगर बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज में मुसलमानों की क्या हालत है, एजुकेशन में, लिटरेसी में मुसलमानों की क्या हालत है, इक्तिसादी तौर पर मुसलमानों की क्या हालत है, ये सबके सामने है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम ये कहें कि नहीं डिनाइल मोड में रहें। तो जो हामिद अंसारी साहब ने कहा, सच्चर कमीशन के हवाले से कहा, चूंकि वो एक मुस्तनद रिपोर्ट है तो वो एक सच्ची बात है, उससे किसी को गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। लेकिन क्या जो बात अभी कही जा रही है कि मुसलमान ही जिम्मेदार हैं, तो यहाँ पे ये बताइए कि जब आज़ादी हुई उस वक्त रिजर्वेशन की बात आई। आप देखिए, सच्चर कमीशन ने यह भी कहा ना कि मुसलमानों की हालत दलितों और बैकवर्ड से भी पिछड़ी है जी। तो क्या आजादी के वक्त भी यही सूरत हाल थी बैकवर्ड्स की या दलितों की या पिछड़ों की? नहीं, उनको एक अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन या दूसरी पॉलिसीज के तहत उनको आगे लाया गया, तो वो आज मुसलमानों से आगे निकल गए और उस कौम से आगे निकले जो आजादी के वक्त हर तरफ सर्वे सर्वा थे और हर शूबे में वो उनका अमल दखल था। लेकिन
चूंकि एक माहौल ऐसा बना, उनको लेकर के रिजर्वेशन डिनाई किया गया, उनको लेकर के एक जो बात कही जा रही है कि आजादी के बाद हालात भी कुछ ऐसे बन गए। और जो सबसे अहम बात कुरबान साहब कि जितनी भी सरकारें आई, पॉलिसी जरूर बनी, लेकिन विल ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है कि इसको नाफिज करवाना है, लागू करवाना है। आज तक कांग्रेस की सरकार ने सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कितनी नाफिज करवाई, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सारी सिफारिशें कितनी नाफिज हुई, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट्स का क्या हुआ, इस पे कभी बात नहीं होती है। सीधी सी बात यह है कि इसको कारपेट के नीचे दबाने की हमेशा से कोशिश रही है। इसलिए ये हम कहें कि सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जहां सरकारें साथ देती हैं, जिनका साथ देती हैं, आप देखिए मैं छोटे से एक मिसाल और दूंगा कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के हवाले से जो NMDFC का जो फंड होता है या जो 5 माइनॉरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जैन्स को खूब मिलता है, वो खूब उसका फायदा उठाते हैं। सिखों की बात हुई, वो खूब फायदा उठाते हैं। हमारे साथ जब बात आती है तो ना हम ले पाते हैं और ना मुझे दिया जाता है। इतनी सारी चीजें, इतनी कबाहत होती है कि मुसलमान और पीछे चला जाता है। यही इम्पोर्टेंट पहलू यही निकलता है इसमें से। जी मैं हिलाल अहमद साहब आपके पास एक बार फिर आऊंगा कि आपने शुरुआत में कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपने स्टडी की, कि इस स्टडी करने के बाद ये सूरत हाल निकल के आई कि इसके लिए कई पहलू जिम्मेदार हैं। हम उनकी बात करेंगे और सियासत के इल्ज़ामात और दर इल्ज़ामात लगाने के बजाय इसका असल हल क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक आप इंडिपेंडेंट और गैर जानिब संस्था भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, और ख़ुद आपका भी ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है। तो इसमें कहाँ इस चीज़ को दुरुस्त किया जा सकता है कि जो पेचीदगियां हैं, जो रुकावटें हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए ताकि मुसलमानों को भी उसी तरह से इन तमाम गवर्नमेंट की स्कीमों का फ़ायदा हो सके, वो एम्पावरमेंट उनके अंदर आ सके जैसा दीगर माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जैन हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको मिलता है। देखिए, इसमें 2-3 बातें। पहली बात तो कि हम मुसलमानों के बारे में सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जी, पहली बात तो ये कि जो हम नॉर्थ इंडिया को देखकर पूरे हिंदुस्तान का तस्वुर कर लेते हैं वो सरासर गलत है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और जिनको हम मुसलमान कह रहे हैं वो बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं जी, जो कि आपस में कभी मिले भी नहीं हैं। उनके इश्यूज भी अपने आप में अलग हैं। तो उस प्लुरैलिटी को या उस तरह से अलग अलग होने को जब हम पहचानेंगे तो हमें एक चीज होती है जिसको कि सब बातों को सिर्फ पॉलिटिक्स की नजर से नहीं देखना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो सिर्फ जब एफर्मेटिव एक्शन की बात करती है तो हमारे दिमाग में सीधा जो आता है वो रिजर्वेशन आता है जी। लेकिन एफर्मेटिव एक्शन के कुछ और तरीके भी होते हैं, जैसे कि आप माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट आप पहचान लेते हैं, ऐसे जिले जहां पर कि माइनॉरिटीज की आबादी ज्यादा है और अगर हम कहें तो कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, जो कि सच्चर की भी रिकमेंडेशन थी। वहां नीचे के लेवल पर क्या हो रहा है एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन आपका सवाल है क्या होना चाहिए जी। तो पहली चीज तो ये कि क्या होना चाहिए में कि हम ये पहचाने कि वाकई में सरकारी इनिशिएटिव इतने खराब भी नहीं है जी। पहली बात तो जब हम किसी चीज को इवैल्यूएट करते हैं तो उसकी अच्छाई को भी हमें उसी तरह से देखना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ में जो और दीगर इदारे भी हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम छोटी पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर सवाल आता है कि कैसे होगा। तो उस कैसे होने में हमें ये हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मुसलमान हैं। जब भी मुस्लिम बैकवर्डनेस की बात आती है तो हमें याद रखना पड़ेगा कि मुसलमान वो लोग भी हैं जो पहले से ही पिछड़े थे, वो पहले से ही गरीब थे, वो पहले से ही छोटी जातियों के थे जी। तो इसलिए हिस्टोरिकल है ये, और इसीलिए बार बार मंडल कमीशन ने भी ये कहा कि भाई अगर आप एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन की बात करते हैं और ओबीसी में मुसलमानों को शामिल किया भी गया ये कहते हुए, उसके लिए फॉर्मूला अलग बनाइए। वो जातें जो कि उसी तरह के काम करती हैं जो कि हिंदू जातें करती हैं, उनको आप इसमें शामिल कर लीजिए। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई हमारे यहाँ जो एससी कैटेगरी है वो कम्युनल है जी। वो बिल्कुल सांप्रदायिक है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सिख होना जरूरी है, उसमें आपको हिंदू होना जरूरी है, और उसके अंदर आपको जो है वो बौद्ध होना जरूरी है। अगर आप ईसाई हैं या मुसलमान हैं तो आप एससी नहीं हो सकते, यानी शेड्यूल कास्ट नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि उसको भी हम अगर बदल दें, उसमें सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 7 केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में 3 है, तो तकरीबन 10 केसेस हैं। अगर वो बदल दिया जाता है तो एक नई पॉसिबिलिटी, एक नई संभावना खुलती है। तीसरा पक्ष जो है वो ये है कि अगर ऐसा हो भी जाए तो जो सच्चर कमीशन ने भी किया था कि हम अलग दौर की दुनिया में रह रहे हैं, यहां पर सब चीजें राज्य पर निर्भर नहीं है, स्टेट पर डिपेंडेंस कम हो रहा है, स्टेट खुद पीछे हट रहा है, और ऐसे में जो कि एनजीओ सेक्टर है उसका रोल बढ़ जाता है।
और मुसलमानों के पास में एक बहुत बड़ा अपना खुद का एक इदारा है जिसको वक्फ कहा जाता है जी। तो अगर हम वक्फ के साथ में लेकर चलें तो बहुत, और फिर मैंने जैसे कहा कि वक्फ को आप ऐसे मत देखिए कि वो जैसे वक्फ काउंसिल नाम की चीज है, आप अलग अलग स्टेट्स में देखिए वक्फ बोर्ड अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अगर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो केस टू केस बेसिस, रीजन टू रीजन बेसिस बनाया जाएगा, तब एक संभावना बन सकती है एफर्मेटिव एक्शन की। मैं आता हूं, मैं यहाँ फैसल हमको रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होते हैं। और जी सलाम पर आप आज का मुद्दा में बहस सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि मुसलमानों के हालात किस हद तक पसमानदा है, किस तरह से उनको बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से उन्हें एम्पावरमेंट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ रुकेंगे आप छोटे से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जी सलाम और जी सलाम के प्राइम टाइम शो। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं मुसलमान कमज़ोर या मजबूत, उनकी बदहाली के लिए क्या वजूहात हैं और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। और एक बहुत ही ख़ास पैनल आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है और साथ ही हमारे साथ बीजेपी की तर्जमान अनिला सिंह भी मौजूद हैं। अनिला जी, अभी ब्रेक पे जाने से पहले प्रोफेसर हिलाल अहमद बता रहे थे कि क्या तरीक़े करने से मुसलमानों की जो पसमानदगी है उसके हालात दूर हो सकते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि वज़ीर आज़म भी इस मामले में काफ़ी संजीदा नज़र आते हैं और एक जो दूरी थी मुसलमानों के बीच और नरेंद्र मोदी के बीच वो कम हुई। वो कई कॉन्फ्रेंसों में गए। जॉर्डन के जब शाह आए थे उस मौके पर विज्ञान भवन में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ और उसमें भी जो उनकी बातें आई निकल करके उससे लगा कि वो संजीदा हैं मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए। लेकिन पिछले हफ्ते हमने इसी अपने प्रोग्राम में एक डिबेट की थी और वो ये थी कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो बजट है वो अभी तक सिर्फ 60% खर्च हो पाया है। अब 2 दिन बाद ये माशी साल जो है वो ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च को, और अगर आपकी हुकूमत वो बजट जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को एलोकेट किया गया था 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट, उसका 60% भी खर्च नहीं कर पाए, तो फिर मुसलमानों के हालात कैसे बेहतर होंगे, ज़रा बताएंगी आप? जी, और ये अगेन मैं ये कहूँगी कि ये बहुत वाजिब आपका सवाल है और ये जो प्रॉब्लम है ये केवल इसी मिनिस्ट्री की नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि जो एलोकेटेड बजट होता है उसका पैसा जो है वापस चला जाता है और पूरा खर्च नहीं हो पाता। कुरबान साहब, आप जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट मशीनरी में ठीक करते करते भी हमारी सरकार ने 1500 से भी ज्यादा जो बेकार के कानून थे उनको भी हटा दिया, पर अभी भी इतना ज्यादा एक रेड टेपिज्म कहूं या मैं कहूं जो प्रोसेस है वो इतना पेचीदा है कि पता चलता है कि जिस प्रकार से जिस ईज से पैसा खर्च हो जाना चाहिए योजनाओं के लिए वो उतने ईज से नहीं हो पाता। ये एक बहुत बड़ा मसला है और कारण भी है जिसकी वजह से कोई भी मिनिस्ट्री हो उसमें एलोकेटेड जो बजट होता है वो पूरी तरीके से खर्च नहीं हो पाता। तो और इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? यहाँ पर भी मुझे दिखाई देता है। और मैंने कहा ना कि इसका जिम्मेदार बिल्कुल सिस्टम है। काफी कुछ सुधारा गया है, अभी बहुत ज्यादा सुधार की अभी भी आवश्यकता है, जिससे कि जो एलोकेटेड मनी है वो कम से कम जब जो मिनिस्ट्री है वो उसको स्पेंड करना चाहती है तो जो एक पूरा प्रोसेस है नीचे से लेके ऊपर तक फाइल का क्लियरेंस का और उसको ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों के बीच में उसको स्पेंड करने का, खर्च करने का, उसमें बहुत सारे मैं कहूंगी हर्डल्स हैं। तो उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, हटाते हटाते अभी भी बहुत सारे, और मुझे काफी उम्मीद है इस बात की कि जब आगे हम चुनकर आ रहे हैं तो नेक्स्ट टेन्योर में काफी कुछ चीजें जो है संभल इस दौर में जो नहीं हो पाई वो अगले दौर में होगी। आप अनिला जी रहे हमारे साथ, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। शकील अंसारी साहब, आपका तो तजर्बा हुकूमत का भी रहा है, बिहार हुकूमत में आप वजीर रहे हैं और मरकज में भी आप जो बैकवर्ड कमीशन रहा है उसके मेंबर हैं जिसका वजीर का दर्जा होता है।
अनिला जी जो कह रही हैं उससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं कि वाकई ये ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है या इसके लिए कहीं पॉलिटिकल विल की भी कमी है? देखिए, मैंने एक तो पार्टी का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, लेकिन मैं आपके साथ जब कुर्बान भाई आप बड़ा दिल खोल के डिस्कशन करा रहे हैं सब्जेक्ट पर जी, तो मैं इसको भूल जाता हूं जी। मैं समझता हूं कि बेसिक वजहों पर डिस्कस होना चाहिए। तो वो जो कह रही है वो एस्केप है, वो ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है जी। और एक बात का हम खाली इशारा करके खत्म कर रहे हैं कि क्योंकि हम पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते हैं, हमारे एलजेपी के भाई और बीजेपी के भाई ने कांग्रेस पर एक एलिगेशन लगा दिया। मैं एलिगेशन का जवाब नहीं देता हूं, एक बात सिर्फ सच्चाई बता देता हूं कि एक आदमी करता कम है लेकिन प्यार से बात कर लेता है, और एक आदमी गुस्सा से सामने ही से वो गाली देता है, तो जाहिर है लोग किसको पसंद करेंगे, ये अब समझने का सवाल है। दूसरे हमारे भाई ने कह दिया कि चीफ मिनिस्टर, जब उनके पास आबादी थी और जब मेंबर्स थे तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार मुसलमान को नहीं बनाया, खुद रामविलास जी बनना चाहते थे। और जब केंद्र में 6 एमएलए एमपी हो गए, बात आ गई जो आप नहीं कहना चाहते थे, बात वही कहने लगे। मेरा जो बुनियादी सवाल था आप उसी पे बोलिए कि क्या पॉलिटिकल बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब एक कैसर साहब एक एमपी थे पूरे इंडिया में, तो वो मिनिस्टर नहीं बने। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं कि आज जो हिस्सेदारी है मुसलमानों की नौकरियों में या दूसरी जब डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिकल जमहूरियत में पॉलिटिकल पावर आपकी अगर गिर जाएगी, हिस्सेदारी गिर जाएगी, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और अफसोसनाक पहलू यह है कि हमारी पॉलिटिकल जो हिस्सेदारी है रोज बरोज घट रही है। उसके हम डिबेट, अभी जो रिजर्वेशन का सवाल आया, मैंने कहा, आपने कहा कि हम ओबीसी में वो भी, आप 341 पर आपका बहुत अच्छा कई प्रोग्राम हो चुका है जी। क्या उसके लिए हम सरकारों को जिम्मेदार करें? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब ने ये प्रस्ताव दिया कि मुसलमानों को भी हम दलित के जमुर्रे में रख लेते हैं, एससी बना लेते हैं, तो हमने खुद मना किया था। और जब हमने मना किया, वो रिकॉर्डेड है, और जब हम मना किया, कुछ दिनों के बाद जब ये बात चल रही है, तो आज के कॉम्युनल माहौल में इम्पॉसिबल है कि मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की जाए या नहीं। लेकिन यहां मैं आपको रोकूंगा कि जब उसी रिजर्वेशन के तहत दलित बौद्धों को आप 1990 में देते हैं, आप दलित सिख को देते हैं, तो फिर दलित मुसलमान और दलित ईसाइयों ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? क्या इसलिए कि वो हिंदुस्तान के मजहब तस्वुर नहीं किए जाते? नहीं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन वो तो हो गई, आज तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है जी। नहीं, वो हमारी बहस फिर जरा डेविएट हो रही है। मैंने आपसे कहा था जब नहीं, सवाल ये बताइए कि देखिए, मेरा सवाल ये था, शकील साहब, मेरा सवाल अनिला जी से ये था कि हुकूमतें जो बजट एलोकेट होता है, पार्लियामेंट के जरिए से एलोकेट होता है, उसको पूरा खर्च क्यों नहीं कर पाती? अब आपकी इत्तला के लिए एनडीए गवर्नमेंट ने तो इस साल 60% ही किया, लेकिन आपके यहां भी रहते हुए जब रहमान खान साहब मिनिस्टर थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने उसमें भी ये सवाल किया था और उन्होंने कबूल किया था कि हाँ, हम पूरा बजट खर्च नहीं कर पाए। तो सवाल ये बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, यहां सवाल ये आता है कि आपकी पॉलिटिकल विल और उसको ब्यूरोक्रेसी कितना मानती है। मैं ए के वाजपेयी साहब, अब आपसे इसका जवाब चाहूंगा। आप दूसरी तरफ लेके जवाब का मैंने आपको वक्त दिया था, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। सवाल ये है कि जो रिजर्वेशन है 341, अब उसको छोड़ दीजिए, से उसके ऊपर कोई सरकारें, अब उसको छोड़ दीजिए, अब बजट पे बात करने लीजिए। हम बजट, अब ओबीसी बजट बहुत छोटी चीज है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात है। जब हम मंडल कमीशन में ओबीसी की कम्युनिटी को किया गया, तो हमारी लीडरशिप, हमारी से मतलब मुस्लिम लीडरशिप इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो बंगाल में जब हम खुद कमीशन के आप मेंबर का चर्चा किया, तो एक कम्युनिटी भी उसमें शामिल तो नहीं आप ये थी कह रहे हैं कि ये इल्जाम भी मेरे सिर आया, यानी ये भी मुसलमान के खाते में लिखा जाएगा? वाजपेयी जी, आप नहीं, हम देखो, अभी जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब हम देते हैं कि बजट खर्च क्यों नहीं हो पाता पूरा। देखो, इसके लिए मिनिस्टर भी जिम्मेवार है और नीचे की मशीनरी भी जिम्मेवार है, और दूसरे नंबर पे ये पूरी कम्युनिटी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एनजीओज हैं, लीडर्स हैं, ये सब भी जिम्मेवार है। आप देखिए, हम लोगों की कम्युनिटी में क्या होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या गवर्नमेंट की स्कीम
स्कीम्स हैं, अगर पूरी तरीके से लागू नहीं होते, वी रश टू कोर्ट, इमीडिएटली भागते हैं कि ये इंप्लीमेंट कराइए, ये एग्जीक्यूट कराइए, ये फैसिलिटीज हमको दे दिए। तो देखो ये अवेकनिंग वाला मामला है। चलिए ठीक है, इसको लागू सरकार से करवाना पड़ता है। जी फैसल अली। नहीं, एक चीज तो ये कि जो बात अनिला जी कह रही है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम है, और इसको राजीव गांधी ने भी इस बात को एडमिट किया था अपने दौरे हुकूमत में कि 1 रुपया जब चलता है वहां से तो 25 पैसा भी नहीं पहुंचता है, 10 पैसा पहुंचता है गरीबों तक या जो भी नीडी है। तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जो बात आप बार बार कह रहे हैं कुर्बान साहब कि पॉलिटिकल विल की कमी, ये बिल्कुल तय है। और हम लोगों को उम्मीद ज्यादा इसलिए इस सरकार से है कि प्रधानमंत्री जो इस वक्त हैं नरेंद्र मोदी, वो इतने पावरफुल आदमी हैं। देखिए, पहले एक तो कंपल्शन था आपके पास अलायंस का, अब वो सारी चीजें नहीं है। बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर उनका पॉलिटिकल विल हो और उसको एक बार ऊपर से तय कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से हालात बदलेंगे। अनिला जी ने कहा कि अगला 5 साल मिला तो करेंगे, ये हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम लोग जब तक ये एडमिट नहीं करेंगे कि मुसलमानों की हालत बदतर है, SC ST के जुमरे में नहीं लाएंगे। और अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव एक्शन की, सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है। आप एक वैसे बच्चे को जो स्पेशल चाइल्ड है, जो चैलेंज्ड है, उसको आप देते हैं ना, कुछ क्रचेस भी देते हैं उसको, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लेइंग गेम्स देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तब वो बच्चा धीरे धीरे चलता है, खड़ा होता है और फिर अपने आप कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट होता है। उसी तरह से मुसलमानों को इकोनॉमिक अपलिफ्ट करना है तो बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शन, जिसका एक चीज रिजर्वेशन हो सकती है, दूसरा जो कह रहे हैं कि MSDP के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस डेवलपमेंट और टाइम बाउंड डेवलपमेंट जब तक नहीं किया जाएगा, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, दूसरी चीजों का हो, तब तक मुसलमानों की हालत नहीं सुधरेगी। और उन सबके लिए पॉलिटिकल विल का होना बहुत। हिलाल साहब, अभी यहाँ पॉलिटिकल विल की बात आई, जब AR अंतुले साहब पहले मिनिस्टर बने और ये वजारत बनी माइनॉरिटी अफेयर्स की, तो उनके साथ एक सेक्रेटरी थे प्रसाद साहब, और प्रसाद साहब के साथ मैं बैठा हुआ था। उनसे मैं पूछ रहा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वेलफेयर के बारे में क्वार्टरली रिपोर्ट आनी चाहिए मिनिस्ट्री की तरफ से, तो आपने क्या डेवलपमेंट किया, जरा बताइए। विनोद राय साहब उस वक्त सेक्रेटरी बैंकिंग थे, तो प्रसाद साहब ने मुझे फाइल दिखाई और ये कहा कि हमने 18 खत लिखे विनोद राय साहब को कि साहब ये लोन डिसबर्समेंट के बारे में कुछ तफसीलात बताइए, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। और जब वो एक मीटिंग में मिले तो बहुत मजाक में उन्होंने कहा कि अरे प्रसाद साहब, आप क्यों उसको लेकर के सीरियस हो रहे हैं। विनोद राय का ये कहना था, ये तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया गया है, 15 पॉइंट प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का और ये मिनिस्ट्री, इसको आप सीरियसली मत लीजिए, ये तो चीज़ें पॉलिटिकल हैं इसीलिए चलेंगी। ऐसी सूरत हाल में हम क्या उम्मीद करें कि जो 6000 करोड़ या 7000 करोड़ हुकूमत की तरफ से एलोकेट होगा वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा। देखिए, इसमें जो पिछली 2 सरकारों का कंट्रीब्यूशन था जी, वो बहुत एकेडमिक था जी। एकेडमिक इन द सेंस कि आपने बहुत सारी कमीशन बना दिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बना दिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखवा ली, और उन सभी रिपोर्ट्स में एक चीज़ बार बार कही गई और वो ये थी कि आपको सेंसिटाइज करना पड़ेगा सोसाइटी को आपको ये बताना पड़ेगा कि मुस्लिम बैकवर्डनेस एक चीज़ है। हुआ बिल्कुल उल्टा। जो मुस्लिम बैकवर्डनेस थी वो दरअसल मुस्लिम आइडेंटिटी और मुस्लिम कॉम्युनलिज्म के रंग में रंग गई। तो आप जैसे ही आप बैकवर्डनेस की बात करते हैं वैसे ही उस पर ये बात आती है कि तुम तो ऐसे हो, तुमने ये किया था, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ अपीजमेंट की वो भी चलती है। नहीं, अपीजमेंट में बाद में आऊंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इतना दिलचस्प है जिसपे वही जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम मानते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हम ना तो जानते हैं ना जानना चाहते हैं जी। खास तौर से मुसलमानों में के बारे में, खास तौर से वो वोकेबलरी जिसके जरिए पॉलिटिक्स होती है। मैं वापस लौटता हूँ आपके सवाल पर कि क्या वाकई में जो एकेडमिक रिपोर्ट्स थी जिसमें सेंसिटाइजेशन एक चीज़ होनी चाहिए थी, आपको बताना चाहिए था कि दरअसल अब जो बात हो रही है मुसलमानों की नेशनल लेवल पर बैकवर्डनेस की, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि गरीबों की होती है, पिछड़ों की होती है, औरतों की होती है, दलितों की होती है। इसमें एक और कैटेगरी हम बना रहे हैं और उस कैटेगरी के अंदर जैसे ओबीसी में भी एक क्रीमी लेयर है, ऐसे ही मुसलमानों में भी एक क्रीमी लेयर है। सच्चर कमीशन ने पहली बार इस बात को माना कि भाई इसमें 3-4 तरह के मुसलमान हैं जो अलग अलग तरीके से, उनकी मेथोडोलॉजी बहुत दिलचस्प थी। दिलचस्प बात यह है कि वो मेथोडोलॉजी कहीं डिस्कस नहीं हुई। उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा था कि हम 3 तरह के इशूज देख रहे हैं। ऐसे इशूज जो गरीबों के हैं और ज्यादातर मुसलमान गरीब हैं, ऐसे इश्यूज जो माइनॉरिटीज के हैं और मुसलमान खुद माइनॉरिटीज हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो सिर्फ मुसलमानों के हैं। इन तीनों को मिलाकर हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब एक तरीके के मुसलमान नहीं है, ना ही एक तरीके के इश्यूज हैं जी। तो अगर ये बात आती है तो इसका मतलब सीधा साफ है
कि आपको सेंसिटाइज करना, ये बात सच्चर में लिख दी गई। लेकिन देखिए कांग्रेस या अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियों का रवैया, कभी भी ये ना तो पसमानदा आंदोलन की तरफ से मांग आई कि भाई ओबीसी को आप माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी में बांट दीजिए, जो कर्पूरी फार्मूला था बिहार में, उसकी मांग आती है बराबर पसमानदा आंदोलन की तरफ से। इसमें कहा जाता है कि आप ऐसा कीजिए, इसको सेकुलर कर दीजिए, यानी कि आप अदर या तो मोस्ट बैकवर्ड और बैकवर्ड कर दीजिए, तो नेचुरली अपने आप ही मुसलमान और ज्यादा बैकवर्ड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन जब कांग्रेस स्टेटमेंट देती है या और एसपी स्टेटमेंट देती है 2013 में, जबकि चुनाव बिल्कुल किनारे पर हैं, तब ये कहा जाता है कि हम क्यों ना माइनॉरिटीज के लिए ओबीसी में कोटा तय कर दें, यानी आप सेंसिटाइज नहीं कर रहे, आप कॉमनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, यहां में रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बहुत ही दिलचस्प बहस आप देख रहे हैं जी सलाम पर कि मुसलमान कमजोर हैं या मजबूत हैं, और अगर कमजोर हैं ये मान लिया गया है तो फिर उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बहबूदी के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जी सलाम और जी सलाम के प्राइम टाइम शो। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की पसमानदगी की, उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर उनके हालात किए जा सकते हैं। और यहाँ मुझे एक बहुत पुराना शेर याद आ गया कि दस्ते वहशत में कभी और दस्ते रफूगर में कभी, बस तो एक खेल हुआ मेरा गरेबा न हुआ। जब कभी भी मुसलमानों की पसमानदगी की बात आती है, उस पर एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाती है। एक तरफ कहा जाता है कि उनका अपीजमेंट हो रहा है, खुद सोनिया गांधी कांग्रेस की सदर ये कबूल करती हैं कि ये परसेप्शन चला गया कि हम मुसलमानों की हिमायत करने वाली पार्टी हैं, इसलिए हम इलेक्शन हारे। और दूसरी तरफ हालात ये बताते हैं कि उनके लिए जो कहा गया था, बड़े लंबे चौड़े वायदे किए गए थे, वजारत बनाई गई थी, दरअसल कुछ हुआ नहीं। अब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हिलाल साहब से, और हिलाल साहब बता रहे थे कि सूरत हाल ये है। अनिला जी, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा कि देखिए, एक बार एक दौर था कि जब पता नहीं था कि मर्ज क्या है, और अब जब मर्ज पता चल गया तो अब ये पता नहीं है कि इसकी दवा क्या है। और दवा भी अगर पता दी जाएगी या बता दी गई है, उसके बावजूद उसको पिलाया नहीं जा रहा है, तो उसके असरात कैसे हमें देखने को मिलेंगे। आप चूंकि हुक्मरान जमात की तर्जमान है, इसलिए मैं आपसे बहुत अदब के साथ ये सवाल कर रहा हूं कि आखिर इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकाला जाना चाहिए कि भाई ये सूरत हाल, इतनी बड़ी कम्युनिटी जो कि तकरीबन 15% की आबादी है इस मुल्क में, और उनके हालात अगर इतने नागुज़ीर होंगे, जाहिर सी बात है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में बीमारी होगी, वो कटा छिला होगा, तो आप जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्त नहीं रह पाएंगे। तो फिर आखिर इसका इलाज आपकी नज़र में क्या है? जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने कहा कि 70 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, अगर और मैं 64 साल का हिसाब लेती हूँ, 4 साल हटा देती हूँ, तो कोई ना कोई तो कमी रही होगी ना, कि देश के आजाद होने के बाद भी जिस प्रकार से जो बाकी माइनॉरिटीज हैं वो आगे बढ़ी, उनका लिटरेसी रेट जो है, अगर हम मुस्लिम माइनॉरिटी से कंपेयर करें तो मुस्लिम माइनॉरिटी कहीं स्टैंड ही नहीं करती है उनके सामने। वो चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, उनका लिटरेसी रेट ही इतना हाई है। जब लिटरेसी रेट इतना हाई है तो वो बहुत वाजिब है कि उन्होंने ज्यादा तरक्की करी है। और हुनरमंद कौम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुसलमान भाई हैं या बहनें हैं वो हुनरमंद हैं, उनको वहीं का वहीं रखा और एक फियर साइकोसिस डेवलप कर दी गई। फियर साइकोसिस डेवलप करके, और उनको जिसे कहते हैं ना, एक कमरे में कैद हो जाओ, अगर बाहर निकलोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस प्रकार का माहौल बना दिया गया। और मुझे लगता है, मैं बिल्कुल राजनीतिक बात नहीं कर रही हूं, मैं यहाँ पर बेहद कम्युनल बात भी कर सकती हूँ आज बैठकर, पर एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते मुझको लगता है कि मेरे कौम में कोई भी रह रहा हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, उसकी उन्नति होगी तो देश की इकोनॉमी पे असर आएगा ही आएगा। और जो अभी आप बात कर रहे हैं ना कुर्बान साहब,
जी, तो मैं केवल इतना जानती हूँ कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने पे वालों की अगर मैं बात करती हूँ, तो चाहे वो मुसलमान हो या कोई और जाति और धर्म के लोग हों, उनकी हालत वाकई में बहुत खराब है। तो मुझको लगता है कि दो कारण हैं इसके। इलाज क्या है, हम बात कर रहे हैं इलाज की। मैं वही बता रही हूँ जी, मैं वही बात कर रही हूँ। देखिए, इसका इलाज सबसे बड़ा यही है कि जो अगर 60% एलोकेटेड बजट वापस चला जाता है, ये पैसा कौम में लग सकता था, उसकी बेहतरी हो सकती है। पर सबसे पहले मुझको लगता है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, जो कि बहुत कमी मुझे नजर आती है। और खासतौर से मैं अपनी जमात की बात करती हूँ, महिलाओं की अगर बात करती हूँ, क्योंकि महिलाओं की जब बात होती है तो मैं उनको धर्म और जाति में नहीं बांटती, मैं उनको एक कौम, हमारी अपनी एक कौम है, तो उसमें बहुत ही ज्यादा कुछ मदद की जरूरत है, क्योंकि लिटरेसी रेट में भी बहुत नीचे हैं। आप अगर उसमें इकोनॉमी में उनका पार्टिसिपेशन देख लीजिए तो भी नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है। ये जरूर है कि अभी थोड़ी सी राहत उनको मिली है कि भाई महरम से उनको छुटकारा मिल गया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से उनको छुटकारा मिल गया, कहीं ना कहीं एक सोशल सिक्योरिटी थोड़ी सी उनके दिमाग में आई है। पर उससे उनकी पसमानदगी दूर होने वाली नहीं है। मैं आता हूं आपके पास में, आपने बहुत मुनासिब बात कही है, लेकिन मैं सवाल ये आपसे कर रहा था कि आखिर जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि भाई ऐसा, ये तो हमने मर्ज का पता लगा लिया, अब ये है कि हाँ कम्युनिटी भी जिम्मेदार है इसके लिए कि उसको एजुकेशन में आगे आना होगा, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का भी एक रोल होता है कि प्राइमरी एजुकेशन अगर मुस्लिम कंसंट्रेटेड इलाकों में वो सरकारी स्कूल होंगे, वो नवोदय विद्यालय, वो केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे जो अभी नहीं है, तो शायद उनके हालात बेहतर होंगे। शकील अंसारी साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, आप जो कह रहे हैं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता ये नवोदय विद्यालय माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरियाज में काफी सरकार खोल रही है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जो मैंने कहा पहले भी कहा, आज उसको फिर हम कह रहे हैं, एक माहौल बनाने की जरूरत है कि जब सबका साथ और सबका विकास अगर दिल से बनेगा तब ये विकास होगा। वरना जहां कम्युनल माहौल के साथ अगर कितने भी फंड जारी कर दीजिए, फंड या तो खर्च नहीं होंगे या फंड मुस्लिम अकलियत के बजाय ये तो आपके दौरे हुकूमत में भी रहा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तो मैं अपने दौरे हुकूमत को एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, कि हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो जो भी ब्यूरोक्रेसी को एक खुली छूट है या उनके जहन में अगर पड़ रहा है कि इन फंड का खर्च भी करना है, तो वैसी जगह हमने कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट का मुआयना किया है, वहां एक सेकंड में कि वहां फंड मिले जो माइनॉरिटीज के लिए, वो गैर माइनॉरिटी इलाके में चूंकि ब्लॉक में कई गांव हैं वहां खर्च कर दिए गए और वो नहीं हुआ। इसलिए हम समझते हैं कि पॉलिटिकल विल की जरूरत है, पॉलिटिकल हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। अगर ये दोनों चीजें आगे बढ़ेंगी तब बढ़ेंगे। फैसल अली साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अभी जो एजुकेशन की बात हो रही है, महरम का जिक्र किया अनिला जी ने, तो जिन साहब ने महरम वाली जो रिकमेंडेशन की अफजल अमानुल्लाह कमेटी ने, जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, उन्हीं के चेयरमैनशिप में एक और कमेटी बनाई गई मुसलमानों की एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए, और उस कमेटी की भी रिकमेंडेशन अफजल अमानुल्लाह ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को दे दी है, जिसमें 250 स्कूल कॉलेजेस, कम्युनिटी कॉलेज और स्किल कॉलेजेस खोलने की बात है। मुझे अच्छे से ये पता है कि उस रिपोर्ट को दिए हुए तकरीबन 1 साल हो गए हैं। ये बात भी हो रही है कि नोएडा में जमीन ली जाएगी। मेरी खुद भी बात हुई, नकवी साहब से बता रहे थे कि नोएडा में कॉलेज खोलने के लिए जमीन ली जा रही है। तो ये सारे एफर्मेटिव एक्शंस का स्टेप हो सकते हैं जो सरकार कर सकती है, लेकिन इसका पेस बहुत कम है। उसमें चूंकि हज सब्सिडी और महरम के इश्यूज में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज भी दिख रहा है लोगों को, तो उसके बारे में खूब चर्चा हुई, खूब बातें हुई, खूब डिबेट हुए, लेकिन वो जो एजुकेशनल उस पर कोई डिबेट नहीं हुई और सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सरकार ने वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और उसकी रिकमेंडेशन आ गई है। ये भी एक अच्छी पहल है। उम्मीद करी जानी चाहिए कि एजुकेशन को लेकर के कुछ किया जाए, और जब तक एजुकेशन नहीं होगा, लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी, तो ना वो जाके लोन ले पाएंगे, ना हुनर और दूसरी स्कीम का फायदा। वाजपेयी जी, हम इस डिबेट के बिल्कुल आखिरी लम्हे में, मरहले में हैं, आपका फाइनल कमेंट। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि लब्बो लबाब इस बहस का ये निकला है कि मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड है, हर पहलू में, हर सेक्टर में है। दूसरा ये निकल के आया कि सरकारें कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो कैसे होगा उसका समाधान ये है, इंटेलेक्चुअल्स की आएगी, पॉलिटिकल लीडर कम्युनिटी के हैं उनकी आएगी,
वो दबाव बनाएंगे तो एग्जीक्यूशन होगा, सरकारें भी सुनेंगी। अदरवाइज आप ये चाहें कि खाली सरकार कर देगी, ना वो कांग्रेस ने किया ना बीजेपी करेगी। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है तो गैस का सिलेंडर मुस्लिम महिला को भी मिलता है और हिंदू महिला को भी मिलता है। पॉलिसीज गवर्नमेंट की पैरेलल चलती हैं और सबके लिए बराबर होती है। बराबर नहीं हो पा रहा है ना, कहाँ नहीं हो, तो वो एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, वो पॉइंट आउट करना पड़ेगा। असल मसला वही है, बराबर नहीं हो पा रहा है तो वो कराओ ना, वो कराना पड़ेगा। आपका प्रोफेसर हिलाल, आपका फाइनल कमेंट कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए, क्या स्ट्रेटेजी हो गवर्नमेंट के तौर पे भी और कम्युनिटी के तौर पे भी? देखिए, मुझे ये लगता है कि पॉलिटिक्स कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है जी, और दुनिया में तमाम अच्छे काम पॉलिटिक्स से ही होते हैं। तो पॉलिटिकल विल, और अक्सर हम कहते हैं कि इसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिसाइज पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए जी। अगर ये पॉलिटिसाइज नहीं होगा तो एक तो चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक कि आप समाज में लोगों को जागृत नहीं करेंगे कि मुसलमान बेदार नहीं करेंगे, मेरी उर्दू कमज़ोर है, जब तक आप उनको बेदार नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो उस चीज़ को उतने सेंसिटिव तरीके से समझ पाएंगे कि वाकई में मुसलमान पिछड़ापन एक बहुत बड़ा इशू है। समाज के स्तर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम बैकवर्डनेस को अभी भी सांप्रदायिक नज़रिए से देखा जाता है। जब तक वो नज़रिया नहीं बदलेगा तो उसके लिए चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको पॉलिटिसाइज करना पड़ेगा इस सेंसिटाइजेशन को, यानी आपको संवेदनाएं बनानी पड़ेंगी राजनीतिक तौर पर। और कम्युनिटी के लेवल पे क्या हो सकता है? देखिए, कम्युनिटी के लेवल पर मैं हमेशा, मुझे ये सवाल थोड़ा सा चुभता सा है, और वो इसकी वजह ये है कि कोई एक कम्युनिटी नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, और अगर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं तो अपने अपने एक छोटा सा बड़ा जल्दी से मैं एग्जांपल दे दूं, केरल में जो पैलेटिव केयर होती है, यानी अगर आप टर्मिनली लें जाके आपकी हालत ये हो चुकी है कि आप मरने वाले हैं, तो वहां पर ज़कात का पैसा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, यानी मुसलमानों की ज़कात का पैसा मुसलमान तंजीमें उन लोगों के इलाज और उनके अंतिम संस्कार के लिए करती हैं जो कि मुसलमान नहीं भी होते हैं। तो अगर हम ये कहें कम्युनिटी क्या कर रही है, तो वो भी तो मुसलमान कम्युनिटी है। हमारा नजरिया बहुत केरला की बात कही, साउथ और नॉर्थ का बहुत फर्क है, और वो बेदारी नॉर्थ में नहीं है, शुमाल में नहीं है, जो कि साउथ में है, जो कि वहां पे तो तालीमी इदारे भी काम कर रहे हैं। इसमें एक चीज कहूंगा गुरबान साहब, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत मुख्तसर, एनजीओज की बहुत कमी है मुस्लिम कम्युनिटी में, बहुत ज्यादा एनजीओज नहीं है। एनजीओज अगर आप दूसरी में देखें माइनॉरिटीज में, तो एनजीओज हैं और बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। बेदारी मुहिम को चलाने और गवर्नमेंट की स्कीम तक लोगों को लाने में उनका अहम रोल हो सकता है, प्रेशर ग्रुप के तौर पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद फैसल अली, प्रोफेसर हिलाल अहमद, शकील अंसारी साहब, AK वाजपेयी और अनिला जी इस बहस में जोड़ने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ जो मुबाहिसा हुआ है और यहाँ जो बातें निकल करके आई हैं, हुकूमत में बैठे लोग भी उसे सुनेंगे और उस पर ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे, ताकि मुसलमानों की ये जो सूरत हाल है ये बेहतर हो सके। आज का मुद्दा में मेरे साथ इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।